करोली धाम में सिद्ध माता के आगमन की और फिर वहां से अकबरपुर जो महाराज जी का जन्म स्थल है वहां जाने की कथा से अवगत करा रहा हूं। वर्ष 1983 में सिद्ध माता नीम करोली धाम आई हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज जी ने वहां 18 वर्ष तक तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी। संत और आम जन ऐसे मिलन का माहौल तैयार किया था वहां पर, जहां कोई भी आदमी ये जान ही नहीं पा रहा था कि नर के बीच नारायण रह रहे हैं, इन जनों के बीच नारायण रह रहे हैं। एक छोटे से कुत्ते की पीठ पे, जैसे गेड़ुआ था, उसकी पीठ पे बैठ जाना और पूरे गांव का चक्कर लगा लेना। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यही एक ऐसा गांव है जहां महाराज जी ने ट्रेन रोकी थी। ट्रेन वाली घटना विश्व प्रसिद्ध है और इसी धाम में महाराज जी के कर कमलों द्वारा बनाया गया हनुमान जी का विग्रह है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए याद दिलवा रहा हूं कि नीम करोली धाम एक ऐसा धाम है जिसके नाम को महाराज जी ने स्वयं ग्रहण कर लिया था। और ये सौभाग्य है उस गांव का, तो एक बहुत छोटा सा गांव होते हुए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, विश्वव्यापी ख्यात मिली जिसको। तो ये भी एक महाराज जी की प्रेरणा थी कि सिद्ध माता 1983 में आई और यहां फर्रुखाबाद पांचाली घाट, जिसे पहले घटिया घाट कहा करते थे, नीम करोली से वहां गई और वहां गंगा स्नान किए। 14 जनवरी मकर संक्रांति को वो गंगा स्नान करके आई और नीम करोली धाम में 15 जनवरी को बहुत विशाल भंडारा आयोजित हुआ। क्षेत्र के आसपास के बहुत सारे लोग उस भंडारा में शामिल हुए। लोगों का कहना ऐसा है कि 12,000 से ज्यादा लोगों ने वहां भोजन प्रसाद पाया उस दिन। मंदिर का प्रांगण है और उसमें 12,000 की संख्या भाई एक बड़ी संख्या होती है। तो जब वो भंडारा हो गया तो अनायास मां के मन में ये आया, सिद्ध माता के मन में ये आया कि क्यों न अकबरपुर चला जाए, महाराज जी का जो जन्म स्थल है उसको देख लिया जाए। कभी गई नहीं थी वो। ऐसा जब विचार आया तो उन्होंने उनके जो साथ में जो लोग थे उनसे परामर्श किया और वो वहां से ट्रेन में उन 11 भक्त और थे उनके साथ में चल दिए। न ये मालूम है कि महाराज जी के परिवार में वहां कौन कौन रह रहा है, न ये मालूम है कि वहां पर कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे। भाई गांव है, गांव में तो आप ये समझ लीजिए कोई होटल तो होता नहीं है और न ही कोई ऐसी निजी व्यवस्था हो सकती है कि साहब धर्मशाला रह लो, क्राइम रह लो। लेकिन वो जो भी होगा, उन्होंने एक बाबा का जो प्रेरणा है, बाबा का नेपथ्य में जो आदेश मिला, तभी तो उनके मन में ये हुआ कि चलो नीम करोली गांव चलते हैं। तो नीम करोली से उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। 11 भक्त साथ में हैं। आप लोग जो महाराज जी का जन्म स्थल है अकबरपुर गांव, वो हिरन है, हिरनपुर, एक जो वहां पर जो रेलवे स्टेशन है हिरन गांव, तो बिल्कुल उससे लगा हुआ है। हिरन गांव में वो सब लोग उतर के वह महाराज जी के यहाँ अकबरपुर गांव में पहुंच गए। तो अब न तो किसी से जान पहचान है न कुछ। उनके साथ एक वृद्ध थी, वो कभी आए गए थे, कभी आए होंगे और उन्हें वहां विद्याराम जी जो थे अकबरपुर निवासी, उनसे थोड़ी जान पहचान थी। तो उन्हें याद आया कि चलो विद्याराम जी से मिलेंगे। आप देखिए महाराज जी की महिमा देखिए। महाराज जी का गांव है, जन्म स्थल है, माता आती हैं, 11 भक्त होते हैं उनके साथ में, 1 दर्जन की संख्या होती है और जानता कोई नहीं है वहां पर। तो
उन वृद्धजन ने विद्याराम को जब वहां खोजा तो गांव में एक बात तो है, आप बड़े शहर में जाएं और आप बताएं कि साहब मिस्टर गंगाराम से मिलना है, तो फिर बताइए फ्लैट नंबर कितना है, ब्लॉक नंबर कितना है, गली नंबर कितना है, ये सब कुछ बताना पड़ता है, तभी विद्याराम जी मिलते हैं या गंगाराम जी मिलते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल काम होता है। और किसी गांव में पहुंच जाए तो कहें साहब राम निवास से मिलना है, तो राम निवास, अरे वो वहां ये 4 चले जाओ, अच्छा चले भाई जरा करके आना, ये सब कुछ होता है। जब वो यही उस जो माता के नेतृत्व में जो दल था वहां पर उनके साथ हुआ, उन्होंने कहा विद्याराम तो है नहीं, लेकिन राम सनई उनके भाई हैं जो ट्यूबवेल पे लेटे रहते हैं और उनकी शादी तो हुई नहीं है, तो वो वहां महाराज जी राम निवास राम सनई जी हैं। तो वृद्धजन ने सोचा और उन्होंने सोचा चलो विद्याराम के भाई राम सनई जी से ही मिला जाए, कोई संपर्क सूत्र होना चाहिए। संपर्क सूत्र जब राम सनई जी से जब मिल लिए वो, तो राम सनई जी ने कहा कि साहब आओ भगत की, गांव में एक विशेष बात आज भी है, एक ऐसी मिठास है व्यवहार में कि आदमी एक बार किसी के यहां संपर्क हो जाए तो फिर उसे आप जो जानते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में आदमी लेता है। और अतिथि वो होता है जो बिना अतिथि के आ गया हो, बिना पूर्व सूचना के आ गया हो। तो ये तो पक्के वाले अतिथि थे, इन पूरे दल को नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे, बस ये था महाराज जी का जन्म स्थल है, वहां जा रहे हैं। तो राम सनई जी ने कहा कि आप साहब बैठो। अब चूंकि ट्यूबवेल पे रहते थे तो उनके घर से भोजन पानी की व्यवस्था आ जाती थी, बाहर कोई जैसे ट्यूबवेल रखा होता है तो वो वहां पर ऐसे ही बैठते हैं। तो उन्होंने उन सबको बिठा दिया और उन्होंने कहा चाय पिलवाएं साहब। अब चाय के लिए दूध की जरूरत होती है और दूध 12 आदमी के लिए अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, तो नीलाल साहब गांव से चले जाएं, पास में गांव में देख लें। तो श्याम सुंदर शर्मा जी के घर वो पहुंचे। राम सनई जी जब उनसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे लोग आए हैं और कैंची धाम के हैं, नीम करोली धाम भंडारा करके आए हैं और उनको दूध की जरूरत है, चाय पिलवा दें। तब तक हुआ क्या था कि भैंस जो उनके यहाँ थी वो दूध सही तरह से दे ही नहीं रही थी। उन्होंने जो बच्चा था भैंस का पड़रा वो ढीला और भैंस उटक गई मीन्स दूध नहीं दिया। गांव में कहते ना भैंस उटक गई, तो वो भैंस उटक गई तो दूध नहीं दिया। श्याम सुंदर के लड़के ने कहा कि साहब रुको, हम एक बार फिर देख लेते हैं। भैया राम सनई जी रुक गए, भैंस का पड़रा ढीला गया, पड़रा कह लीजिए, कटरा कह लीजिए, जो भैया आपके यहाँ हमारे यहाँ गांव में यही भाषा बोली जाती है। तो उस भैंस ने दूध दिया और प्रचुर मात्रा में दे दिया। तो भाई उन्हें राम सनई लाल जी को दूध चाय बनाने के लिए दूध मिल गया। राम सनई लाल जी बहुत प्रसन्न, उन्होंने चाय बनवाई और जब जनवरी का महीना और फरवरी जनवरी होता है, ये दिसंबर से लेके थोड़ा सा, तो शाम को ठंडक भी होती है और जल्दी से दिन ढल जाता है। तो लगभग 4 बजे उन्होंने चाय बनाई, तो सबको याद हुआ है कि 4 बजे ही कैंची धाम में चाय मिलती है और महाराज जी ने बिल्कुल टाइम से चाय दिलवा दी। चाय से सत्कार हो गया। फिर उन्होंने कहा कि साहब कहाँ है महाराज जी का घर और कैसे क्या है। इधर क्या होता है कि महाराज जी के जो खानदानी, मैं 2 चीजें आपको यहां बता दूं, एक परिजन होते हैं और एक खानदानी होते हैं। परिजन क्या है? परिजन एक बाबा के औलाद, चाचा के लड़के, ये जो रिश्ते हैं, रिश्तों को भी मैं इसलिए साथ में बताता जाता हूं कि यदि इस वीडियो को नई पीढ़ी देख रही है तो निश्चित रूप से ये चाचा, मौसी, बुआ, ये रिश्ते जो होते हैं वो उनको आने चाहिए। तो और खानदानी क्या होते हैं? उनने कहा साहब 4 पीढ़ी पहले एक ही बाबा थे, फिर उनकी संतानें हुई, फिर उनकी संतानें, ऐसे ही श्याम सुंदर जी थे। तो श्याम सुंदर शर्मा नाबालिग जो जेल होती है, नाबालिग बच्चों की जेल जो थी, तो उनमें वो शिक्षक थे और रोज अपने गांव से इटा बजाया करते थे। हुआ क्या कि इधर ये सब लोग चाय पी के थोड़ा सा आराम की मुद्रा में आए थे, लेकिन सब कुछ देखना था, और उधर से श्याम सुंदर शर्मा जी आ गए। वो
रात की ट्रेन से आया करते थे। शाम को जब ट्रेन चलती थी वहां से तो उससे आया करते थे, रात हो जाती थी उनको। लेकिन श्याम सुंदर जी ने यहां बताया आके कि पता नहीं क्यों दोपहर से ऐसा लग रहा था घर जाना चाहिए। घर, कोई कारण नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन लग ये रहा था कि घर जाना चाहिए। तो हम भैया जो है ड्यूटी से छुट्टी लेके और हम घर आ गए, और हमारे तो हो भाग्य आप लोग आ गए। अब श्याम सुंदर जी वहां पर मिल गए, लगा कि महाराज जी की कोई बात है। इधर उनका 15 वर्ष से महाराज जी का जो घर था वो बंद था। चाबियां ढूंढी गई, चाबियां नहीं मिली। फिर एक सूजा जिससे बोरा सिलते हैं, या साइकिल की तान देखी होगी, ऐसी लोहे की पतली सी कील वो लाई गई और उसे डाला तो ताले ऐसे खुल गए जैसे मान लो चाबी डाली हो उसमें। तो अब साहब घर देखने को मिल गया। श्याम सुंदर जी ने उनके ठहरने की व्यवस्था की। इधर राम सनेही से मां ने पूछा कि राम सनेही ये बताओ, बाबा की कोई बातें बताओ। कि बाबा तो अब क्या बताएं, बाबा तो सपने में आते हैं, बहुत सारी बातें होती थी और सपने में आते हैं। तो माता ने कहा कि कब आए थे, पिछली बार कब आए थे? बोले कल ही तो आए थे। तो नहीं, कल आए थे तो कल क्या कहा उन्होंने? कि आप पूछो मत क्या कहा। कि नहीं बताओ। कि कल वे सपने में आए तो उन्होंने कही कि तू सो रहा है? कल सिद्ध माता आएंगी और उनकी व्यवस्था ठीक से करना, नाक मत कटवा देना। तो हम तो इस सपने की बात जानते थे, सवेरे सपनों सच है वो। तो ये सुनकर माता सहित पूरा दल एकदम रोम रोम पुलकित हो गया उनका कि महाराज जी ने तो पहले से व्यवस्था यहां पे कर रखी है। और बोले कि राम सनेही ने जो अपना सपना बताया कि कल ही कहा, तो महाराज जी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं भक्तों के प्रति। फिर क्या हुआ, ये पहला दिन है, मैं आपको पहले दिन की बात बताता हूं। वहां पर बल्ब से रोशनी की गई, लोग इकट्ठे हुए, वहां पर भोजन बनाया गया। तो आप यकीन करिएगा कि वो भोजन शुद्ध घी, देसी घी में बनवाया गया। वैसे अमूमन आदमी डालडा की पूरी आता भी कोई है तो डालडा या वनस्पति घी से खाना तैयार किया जाता है, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा शुद्ध देसी घी की पूड़ियां बनवाई गई, सब्जी, और बहुत आराम से वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था हुई और लेटने की व्यवस्था कर दी गई। न जाने कहां से लोग हारमोनियम, ढोलक, तबला आदि लेके, चौपाल, जो गांव में चौपाल होती है, एक जैसे पूरा घर है और जिसको आज ड्राइंग रूम कहते हैं। ड्राइंग रूम तो ये समझ लीजिए कि घर के अंदर अटैच होता है, लेकिन पहले जब आज भी गांव में ऐसा है कि पूरा घर बना हुआ है और थोड़ा सा हटके एक कमरा, बरामदा और मतलब जो है थोड़ी सी जगह खुली हुई, जिसको चौपाल कहा करते थे, जहां गांव के लोग आते थे, बैठते थे। तो वहां पर महाराज जी के दरवाजे पर चौपाल सज गई और चौपाल में लोग भजन कीर्तन करने लगे। इधर भजन कीर्तन हो रहे हैं, ये लग ही नहीं रहा था कि अनायास ये सब कुछ प्रबंध है, ये लग रहा था पूर्व नियोजित सब प्रबंध है। इधर भोजन हुआ, भजन कीर्तन हुए और सभी लोग आराम से लेट गए। जब लेट गए, सुबह जब उठे हैं तो जो रात में भजन कर रहे थे उनके बारे में पूछा गया। वो तो है ही नहीं कोई। उन्होंने कहा भजन करने वाले कहां गए जो कीर्तन रात में गा रहे थे? तो आप ये यकीन मानिए कि वो जैसे लोग आए थे वैसे ही चले गए। लोगों ने आते हुए देखा था, भजन सुने थे, लेकिन उन्हें जाते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो बाबा के ही स्वरूप थे, बाबा के ही स्वरूप थे जो आके माता की चौपाल सजा गए और मैया की सारी व्यवस्थाएं, वो माई कहा करते थे माता को, तो माई
और माई के पूरे दल की आन वान शान रखते हुए जन्म स्थल से उन्होंने पूरा तृप्त किया और पूरी तरह से उन्होंने संतोष पाया। माता गांव में रात्रि में सोई और सुबह उन्होंने प्रस्थान किया। मैं प्रस्थान की कथा आपको दूसरे भाग में सुनाता हूं। एक भाग में आप उनके आने की, उनके ठहरने की, उनके परिवार से जो बाबा के अपनी उपस्थिति का, जो राम सनेही जी को ये कहा कि हम स्वप्न में कि कल माई आ रही हैं, सिद्ध माता आ रही हैं और तो ढंग से व्यवस्था करना, नाक नहीं कटवा देना, ऐसी बातें महाराज जी के आज शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों रूप में होने की पुष्टि करती हैं। माता के प्रथम दिन की कथा आपको कैसी लगी? अकबरपुर से, जहां महाराज जी का जन्म हुआ, जन्म स्थल है। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।